हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 का अध्याय 1 समुच्चय पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के पहले इसमें समुच्चय के अंदर अपने को संख्याएं आएंगी, अलग अलग तरह की संख्याएं आएंगी। तो पहले मैं उन संख्याओं के बारे में बता देता हूँ जो अपने को इस चैप्टर में उपयोग होंगी। जैसे जो संख्याएं होती हैं, अभी तक हमने अलग अलग तरह की संख्याएं पढ़ी थी पिछले क्लासों में। तो संख्याएं दो प्रकार की होंगी। पहली संख्या जो होती है उसको अपन कहते हैं वास्तविक संख्या। पहली संख्या जो होगी वो वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं ना, रियल नंबर। दूसरी संख्या होगी काल्पनिक संख्याएं होती है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं इनको अपन कहेंगे इमेजिनरी नंबर होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं क्या होंगी? जैसे वर्गमूल के अंदर जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये अपने को अगले अध्याय में इसके में डिटेल्स में पढ़ना है। ऋण 4/9, ऋण 5/3, जितनी भी ऋणात्मक वर्गमूल के अंदर या यहाँ पर इस तरह से भी यदि होंगी, जैसे यहाँ पर इस तरह से भी होंगी, है ना, करनी के अंदर कोई घात हैं और अंदर ऋणात्मक हैं, तो वो सारी क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब जो बचेंगी वो वास्तविक संख्याएं होंगी। और वास्तविक में भी क्या होती है? दो तरह की हो जाती हैं। एक वास्तविक, जैसे वास्तविक संख्या जो है ना, इसको हम जो वास्तविक संख्या को है कैपिटल आर से दर्शाएंगे। इस तरह से वास्तविक संख्या को हम कैपिटल आर से दर्शाएंगे। इसको जैसे हम ये लिख देते हैं ऐसे, इस तरह से आर से दर्शाएंगे। वास्तविक संख्याएं भी क्या होंगी? फिर ये दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्या क्या होगी? धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। धनात्मक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव रियल नंबर कहेंगे इंग्लिश में इसको। और दूसरी होती ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी। दूसरी आ जाएगी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब धनात्मक वास्तविक संख्याओं को जो लिखा जाता है उसको आर लिख के इसके ऊपर प्लस का निशान बना देंगे इस तरह से। और ऋणात्मक वास्तविक संख्या जो लिखी जाएंगी, यहाँ इनको लिखने का तरीका आर लिख के माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये अपने को मालूम होना चाहिए क्योंकि अपन इसका उपयोग अभी अगले इसमें चैप्टर में इसका उपयोग करेंगे। वास्तविक संख्याएं जो होंगी, हाँ, अब जैसे धनात्मक वास्तविक संख्याएं, इसमें अपन एक चीज़ अच्छे से समझे। संख्या रेखा हमने पढ़ी है, संख्या रेखा इस तरह से होगी। संख्या रेखा हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में 0 होगा, यहाँ इस तरह से नंबर डाल देते, 1, 2, 3, 4 आते जाएंगे। बाएं तरफ क्या लिखेंगे? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। फिर इसके बीच भी संख्याएं आएंगी, जैसे यहाँ पर 1.5 भी होगा, यहाँ 2.7 भी होगा, और भी संख्या होगी 2.756। मतलब ये 2.756 जो संख्या आएगी वो कहाँ पर होगी? 2 और 3 के बीच में होगी। तो ये सारी दशमलव वाली संख्याएं भी क्या होंगी? इसके अंदर होंगी, बीच में होंगी यहाँ पर। अब ये संख्या में जैसे अपन ने इधर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, धन अनंत तक। यहाँ कहाँ तक जाएगी? ऋण अनंत तक जाएगी। और यहाँ बीच में यहाँ पर क्या है अपने पास? ये 0 है। तो जैसे धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए यदि अपन ये कहें कि धनात्मक वास्तविक संख्या कहाँ से कहाँ होंगी, तो धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहाँ से कहाँ होंगी? 0 से कहाँ तक होंगी? अनंत तक। तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं को जो लिखा जाता है वो 0 to इन्फिनिटी इस तरह से लिखा जाएगा। अब ऋणात्मक वास्तविक संख्या को कैसे लिखा जाएगी? ऋण अनंत से कहाँ तक लिखा जाएगा? 0 तक। तो इन दोनों के बीच, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या जो होगी 0 से अनंत के बीच की होंगी, और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होंगी? ऋण अनंत से 0 के बीच होंगी। अब ये वास्तविक संख्याएं जो होंगी ये भी क्या होंगी? जैसे एक तो धनात्मक वास्तविक हो गया, ऋणात्मक वास्तविक बताया हमने। अब यहाँ पर क्या होंगी? ये दो तरह की होती हैं वास्तविक संख्याएं भी। एक इसमें आता है अपरिमेय संख्याएं होती हैं और दूसरा आता है परिमेय संख्याएं। एक यहाँ पर अपन ने लिखा ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याएं आएंगी। और दूसरा आ जाएगा क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ पर दूसरा इसका प्रकार होगा अपरिमेय संख्याएं।
ठीक है, इरेशनल नंबर होगा ये अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को पहले बताते हैं। अपरिमेय संख्याएं कैसे होंगी? जैसे वर्गमूल में 2, 1 नहीं, वर्गमूल में 3, 4 नहीं, क्योंकि 4 का तो 2 आ जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगी। फिर वर्गमूल में 5, इस तरह से जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, यहाँ पर जो संख्याएं आएंगी वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। फिर परिमेय में कौन सी आ जाएंगी? अच्छा, इसमें ऐसा भी होगी, ये भी अपरिमेय होगी। 2 धन वर्गमूल 3, 5 ऋण वर्गमूल 7, 5 वर्गमूल 7, 3 बटे वर्गमूल 4, 3 बटे वर्गमूल 2, 4 नहीं। तो इस तरह से जो संख्या आएंगी वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब यहाँ देखें परिमेय संख्याएं क्या होंगी। तो परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा की गई है उसके पहले में परिमेय संख्याओं में भी अलग अलग प्रकार होंगे। जैसे परिमेय संख्याओं के भी रूप में क्या होंगे, जैसे इसमें परिमेय संख्याओं में भी, जैसे इसको यहाँ ऐसे बना देते हैं, ये परिमेय संख्याएं लिख देते हैं हम, परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय होंगी, अपरिमेय होंगी। अपरिमेय में जैसे बताया कि वर्गमूल वाली जो संख्याएं आएंगी जिनके अपन वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे, है ना, ये जो होंगे जैसे पूर्ण वर्ग नहीं होंगे, जैसे 4 है ना, निकाल नहीं पाएंगे, जैसे 4 है, 4 का 2, तो ये अपरिमेय नहीं होगी, ये परिमेय में आ जाएगी। अब यहाँ परिमेय जो होंगी ये भी अलग अलग तरह की, जैसे अपन ने पहले पढ़ा है, हमने यहाँ पर प्राकृत संख्या पढ़ी, इसके भी बहुत सारे प्रकार होंगे। जैसे प्राकृत संख्याएं पढ़ी, पहला प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के कारण इसको n से लिखेंगे। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल नंबर को n से लिखेंगे। इसका मान जो होगा पिछले क्लासों में भी पढ़ा है और भूल गए तो अपन इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1 से लेके क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्या, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। फिर आता है पूर्ण संख्याएं आती हैं, होल नंबर कहते हैं इसको, पूर्ण संख्याएं। इसको W से लिखा जाता है, तो ये W बराबर आ जाएगा, ये 0 से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक आ जाएगा। फिर आता है तीसरा, पूर्णांक संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं, इसको Z से दर्शाया गया है। तो Z का मान क्या होगा? Z जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 धनात्मक संख्या, 0 के तरफ 1 2 3 4 ये धनात्मक आ जाएगा, और 0 के यहाँ तक जो होंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 यहाँ ये आ जाएंगे। तो ये क्या होंगे? पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो पूर्णांक संख्याओं को Z से दर्शाएंगे। अब Z में भी क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक भी होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या आएंगे? 0 1 2 3 4। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, और बीच में क्या होगा? 0 होगा। तो ये धनात्मक पूर्णांक यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे, इस तरफ क्या होंगी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। फिर इसमें सम संख्याएं भी आ जाएंगी, इसी में विषम संख्याएं भी आ जाएंगी, भाज्य संख्याएं भी आ जाएंगी, अभाज्य संख्याएं भी आ जाएंगी। ये सब परिमेय संख्याओं के रूप में है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जैसे चौथे में भाज्य संख्याएं लिख दें, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। जैसे भाज्य संख्याएं जो होंगे, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं और भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो भाज्य संख्याओं में क्या होगा? 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, जिसमें भाग जाता हो, 4 5 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 10 होगा, 12 होगा। ये भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्याएं जो होंगी जिनमें दो किसी का भाग नहीं जाता, तो 1 नहीं होगी, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 नहीं 5 7 11 13, ये क्या आ जाएंगी? अभाज्य संख्याएं जाएंगी। तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी ना। अभाज्य संख्याओं में क्या होंगी? 2 3 5 7 11 13 अभाज्य। ये क्या? भाज्य। तो ये परिमेय संख्याओं के रूप हैं अलग अलग। ये परिमेय संख्याएं में आएंगी प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य, अभाज्य। अब परिमेय संख्याओं की जो अपन परिमेय संख्याओं की हम जो परिभाषा पढ़ेंगे अभी आगे समुच्चय में, तो परिमेय संख्याओं को कैसा लिखा जाता है?
परिमेय संख्याओं को q से लिखा जाता है। q लिखेंगे यहाँ पर, देखें q बराबर, इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, x इस प्रकार है ना, x इस प्रकार है, निशान अपन इस प्रकार पढ़ लेते हैं। x इस प्रकार है कि x का मान क्या होगा, p/q होगा। मतलब परिमेय संख्या क्या होगी, p/q होगी। मतलब ये क्या होगी, भिन्न के रूप में हो सकती है। अब इसमें क्या होगा, p और q क्या होंगे, तो p और q क्या होंगे, अवयव होंगे z के, ये z के अवयव होंगे। ये हम अभी और आगे पढ़ रहे हैं कि ये निशान क्या है, ये निशान क्या है, ये थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं को अपन क्या लिखेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। p/q ये पूर्णांक में से कोई भी एक संख्या यहाँ पर आएगी, हाँ। लेकिन अपने को ये मालूम होना चाहिए कि q 0 के बराबर नहीं होगा, हर 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। आपने क्या किया, हमने कहा ये परिमेय संख्या को, यहाँ पर मैंने बताया कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को अपने क्या, परिमेय संख्या को क्या लिखा, p/q। तो यहाँ क्या होगा, 5/7 एक परिमेय संख्या होगी, 7/9 एक परिमेय संख्या होगी, 2/3 परिमेय संख्या होगी, 5/1 परिमेय संख्या होगी, ऋण 3/1 परिमेय संख्या होंगी। तो ये सारा क्या होगा, कोई भी मान रखें, 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगी, 0/2 परिमेय संख्या हो सकती, ये होगी। तो यहाँ पर क्यों ये जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने क्या बताया कि संख्याएं दो तरह की होंगी, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को किससे लिखेंगे, r से लिखेंगे। अब वास्तविक में भी धनात्मक वास्तविक, ऋणात्मक वास्तविक होती हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होगी ये लिखा। फिर वास्तविक संख्याएं जो होंगी दो रूपों में होंगी, परिमेय होंगी, अपरिमेय होंगी। अपरिमेय जैसे वर्गमूल के अंदर संख्याएं बताई। अब यहाँ पर परिमेय संख्याओं को इस तरह से लिखा गया p/q के रूप में, जहाँ p और q कोई भी यहाँ पूर्णांक संख्या ले सकते। इसमें से कोई भी संख्या को लिख दो बटे में तो पूर्णांक आ जाएगी। लेकिन क्या होगा, हर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना, 0 बराबर, जैसे यहाँ हमने बताया कि 0 नहीं होगा हर में। प्राकृत संख्याएं होंगी 1 2 3 4, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4। पूर्णांक संख्याएं ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, 0 1 2 3 4, मतलब 0 के उधर 1 2 3 4 धनात्मक होंगी और ऋणात्मक होंगी। इसमें ये धनात्मक पूर्णांक होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर भाज्य संख्याएं जिनमें भाग चला जाता, अभाज्य संख्याएं पिछले क्लास में ये पढ़ी हैं अपन ने, जिसमें उसके और उस संख्या के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, वो कौन सी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं। सम संख्याएं भी हो जाएंगी, विषम संख्याएं भी, तो परिमेय संख्याएं। तो ये हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत हमें बीच में पड़ेगी, तो हम फिर से बीच में एक बार इनको बताते जाएंगे जैसे जैसे आएंगे। ये जैसे जैसे संख्याएं आती जाएंगी मैं वैसे वैसे बीच में बताते जाऊँगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं समुच्चय किसे कहेंगे। इसके बाद समुच्चय क्या कहलाता है, समुच्चय। तो इसकी एकदम कॉमन परिभाषा, सभी बुक में एक ही परिभाषा लिखी है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, है ना, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित है ना, मतलब जिसको अपन परिभाषित कर सकते हैं, जो परिभाषित हो, जिसके बारे में अपन को एकदम कंफर्म हो, वो सुपरिभाषित होगा। जैसे इसके उदाहरण, जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कहा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर बिल्कुल अपने को मालूम है क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, ये आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, समुच्चय होंगे, समुच्चय कहलाएगा, ठीक। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये जो आ जाएंगे वो समुच्चय होंगे। समुच्चय लिखने के लिए क्या किया जाता है, एक धनु कोष्टक के अंदर अपन इनको ऐसे लिख देते हैं, ये एक समुच्चय कहलाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। फिर दूसरा, जैसे विषम संख्याएं कहा, विषम संख्याओं का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, यदि यहाँ कह देते हैं स्वरों का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्याएं अपने को मालूम, विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं होंगी।
भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्री, सारे अभी तक के जितने प्रधानमंत्री होंगे सबके नाम निश्चित हैं। श्री नरेंद्र मोदी हैं, इसके पहले मनमोहन सिंह थे, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जितने प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी से लेके मोदी जी तक सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे अपन लिख सकते हैं, निश्चित होंगे। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सारे समुच्चय कहलाएंगे। अब समुच्चय कौन से नहीं कहलाएंगे, जैसे और भी हो सकते हैं, जैसे अपने को ये कहा गया समीकरण, एक दिया है आपको समीकरण x वर्ग ऋण 5x धन 6 बराबर 0 के मूलों का समुच्चय, मूलों का समुच्चय। इस वर्ग, ये वर्ग समीकरण, इसके मूलों का समुच्चय। आप इसके ये जो हैं इसके गुणनखंड अपन निकाल सकते, पिछले क्लास में निकाले हैं। तो 2 तिया 6, तो ये कितना आएगा 2, ऐसे 3 आ जाएंगे। इसको हल करेंगे तो x का मान 2 आ गया, x का मान 3 आ गया। तो इसके 2 मूल निश्चित हैं, इसके 2 मूल। तो ऐसे इनको हम धनु कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। जब इन्हें धनु कोष्ठक के अंदर लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। अपने से कहा गया कि 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड है ना, 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो 21 के गुणनखंड निकालने। तो 21 के गुणनखंड हमें मालूम, जैसे 21 के गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणित 21 होगा, 2 गुणित 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 गुणित 7 आएगा, 3 सत्ते 21। अब तो होंगे नहीं, ठीक है। तो 21 में गुणनखंड में क्या आएगा, 3 7 21 1 आ जाएगा। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे और 7 आ जाएंगे। 1 नहीं कहलाएगा, 1 और 21 नहीं कहलाएगा। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है और 21 क्या होगी, भाज्य संख्या है। तो इसमें क्या होगा, एक इसमें कितना आ जाएगा, केवल 3 और 7 आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, समुच्चय के उदाहरण हैं। ये सारे समुच्चय क्यों हैं, क्योंकि ये क्या है, सुपरिभाषित हैं। इनको अपन देख के अपन बता सकते हैं। जैसे अपने से कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला, तो ये बताया, विषम संख्याएं ये बता देंगे, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो कन्फर्म होती हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, समुच्चय। अब समुच्चय कौन से नहीं होंगे, देखें समुच्चय कौन से नहीं होंगे ये बता रहे हैं। तो समुच्चय कौन से नहीं होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। जैसे हमने ये लिखा कि भारत के 5 विद्यमान, जैसे भारत के 5 विद्वान लेखकों का समुच्चय, भारत के 5 विद्यमान लेखकों का समुच्चय। अब विद्यमान लेखक का समुच्चय जो है, तो विद्यमान का क्या होगा, मापदंड तय नहीं है इसमें, है ना। इसका क्या होगा, मापदंड तय नहीं है, अपने को तय नहीं। विद्यमान किस तरह के होंगे, तय नहीं है। भाई किसी को कोई लेखक, किसी क्षेत्र का कोई लेखक अच्छा लगेगा, किसी क्षेत्र का दूसरा लेखक अच्छा होगा। मतलब भौतिकी की पुस्तक लिख रहे हैं वो अलग लेखक होंगे, केमिस्ट्री की बुक वाले अलग लेखक होंगे, साहित्य वाले अलग लेखक होंगे। तो सारे लेखक क्या होंगे, अपने अपने फील्ड में अलग अलग तरह के होंगे। फिर विद्वान का अपन उनकी कैटेगरी नहीं कर सकते, तो उनका मापदंड तय नहीं कर सकते, इनका मापदंड तय नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। ये क्या है, समुच्चय नहीं है, ठीक है। भारत के 5 विद्वान लेखकों का समुच्चय, ये समुच्चय नहीं होगा। जैसे अपन क्या है कि विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, विश्व के, जैसे एक उदाहरण ये दिया, ये समुच्चय नहीं है, ये भी समुच्चय नहीं। विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अपन इसमें नहीं लिख सकते। मतलब कि अलग अलग को पूछेंगे, अलग अलग व्यक्तियों को पूछेंगे तो उनके लिए क्या होगा, 5 बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, अलग अलग नाम लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो संग्रह होगा बल्लेबाजों का, ये सुपरिभाषित नहीं है। इसमें भी क्या होगा, मापदंड तय नहीं होंगे कि ज़्यादा रन बनाने वाले या कम रन बनाने, ज़्यादा रन बनाने वाले, या जिनका स्ट्राइक ज़्यादा है, या जिन्होंने कम एज में ज़्यादा रन बनाए हैं। तो ऐसा इनका कोई मापदंड नहीं है। तो इसलिए अपन इनको क्या कहेंगे, समुच्चय नहीं कहेंगे, ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे खतरनाक विश्व के, ये भी समुच्चय नहीं है। विश्व के खतरनाक
5 प्राणियों का समुच्चय, 5 जंतुओं का समुच्चय। अब 5 जंतु कौन से होंगे? समुच्चय है ना, विश्व के खतरनाक 5 जंतुओं का समुच्चय। तो ये खतरनाक 5, ये खतरनाक क्या होगा, इसका भी मापदंड तय नहीं है। अलग अलग जगह क्या होंगे, अलग अलग मापदंड होंगे, तो अपन इसमें भी नहीं कह सकते। तो ये क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ये सारे जितने लिखे हैं अपन ने यहाँ पर, ये तीनों उदाहरण हैं, वो क्या है, समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय नहीं है, सब के सब समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं अपन, समुच्चय के अवयव क्या कहलाते हैं। समुच्चय के अवयव, ठीक है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। किसी समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, जिन संख्याओं से समुच्चय बना होगा वो उसके अवयव कहलाएंगे। जैसे थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, थोड़ी देर पहले बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या लिखा था, A-E-I-O-U, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो ए जो होगा एक अवयव, ई एक दूसरा अवयव, आई तीसरा अवयव, ओ चौथा अवयव, यू पांचवा अवयव। तो जिन संख्याओं से या जिन राशियों से समुच्चय बना होता है, जिन राशियों से समुच्चय बना होता है, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। जैसे 10 से छोटी विषम संख्याएं, हमने लिखा कि 10 से छोटी विषम संख्याएं, तो ये 10 से छोटी विषम संख्याएं लिख दी, 1, 3, 5, 7, 9, ये 10 से छोटी विषम संख्याएं। तो ये क्या होंगे, 10 से छोटी विषम संख्याओं में समुच्चय के अवयव क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ये समुच्चय के अवयव। फिर आता समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन, संकेतन, समुच्चय का संकेतन। तो समुच्चय को अपन किस तरह से दर्शाते हैं, मतलब नोटेशन क्या होगा। तो समुच्चय को लिखने का तरीका होगा, अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर है ना, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से इसे दर्शाते हैं। समुच्चय संकेतन क्या किया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर। अब अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने एक समुच्चय लिखा, कौन सा समुच्चय लिखा था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर A-E-I-O-U हैं। तो ये समुच्चय के अवयव हैं। इसको लिखने का तरीका, एक धनु कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और इसके बाहर कैपिटल लेटर लिख दिया। जैसे यहाँ दूसरा लिखा, 10 से छोटी विषम संख्याएं, तो 10 से छोटी विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 हो जाएंगी। ये 10 से छोटी विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार समुच्चयों को लिखने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर हैं उसका उपयोग करते हैं। समुच्चय के अवयव क्या कहलाते हैं, जिन संख्याओं या राशियों से समुच्चय बना होगा वो समुच्चय के क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। अब यहाँ अब आगे अगला अपन पढ़, समुच्चय लिखने, समुच्चय का निरूपण क्या होगा। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण मतलब समुच्चय को किस तरह से निरूपित करते हैं। तो समुच्चय निरूपण की 2 विधियां होती हैं। समुच्चय को लिखने की 2 विधियां होती है। पहली विधि होती है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर रूप या इसको कहेंगे सारणीबद्ध रूप। समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को निरूपित करने का, समुच्चय को लिखने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर रूप कहलाएगा या सारणीबद्ध रूप होगा, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि होती है, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, दोनों विधियों मतलब समुच्चय को 2 तरीके से दर्शाया जाता है, रोस्टर रूप से या सारणीबद्ध रूप से, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप से। रोस्टर रूप क्या कहलाता है, इस विधि में क्या करेंगे अपन, रोस्टर रूप में इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को धनु कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। धनु कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं। 2 अवयवों के बीच
दो अवयवों के बीच कॉमा लगा देते हैं, अल्प विराम का निशान होता है। दो अवयवों के बीच अल्प विराम का निशान लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं। एवं कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाएगा, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा, है ना, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा, ठीक है, मतलब दोबारा नहीं लिखेंगे अपन। तो इस विधि में क्या करेंगे, समुच्चय के अवयव को धनु कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, दो अवयवों के बीच अल्पविराम का निशान लगा देंगे, और क्या होगा, कोई भी अवयव दो अवयवों के बीच अल्प विराम का निशान लगा देते हैं एवं कोई भी अवयव को रिपीट नहीं करते, कोई भी अवयव को रिपीट नहीं करते। जैसे इसका एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, A-E-I-O-U, ये लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। दूसरा समुच्चय लिख देते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 10 से छोटी विषम संख्याएं होंगी। एक और लिख देते हैं, n लिख देते हैं, n 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये किस तरह से, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। तो सारणीबद्ध रूप क्या होता है, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को धनु कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, कोई भी अवयव रिपीट नहीं किया जाता। यहाँ आते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में धनु कोष्ठक के अंदर एक शर्त लिख दी जाती है, शर्त लिख दी जाती, इसमें सारे अवयव नहीं लिखेंगे, एक शर्त लिख दी जाती है जिसका पालन समुच्चय के सभी अवयव करते हैं, समुच्चय के सभी अवयव करते हैं, ठीक। सारे अवयवों को नहीं लिखेंगे। इस विधि में क्या करेंगे, धनु कोष्ठक के अंदर एक शर्त लिख देंगे जिसका पालन समुच्चय के सभी अवयव करते हैं। जैसे यहाँ लिखा, ए लिखा, हम इसी उदाहरण को लिख रहे हैं यहाँ वाले, ये अपन ने किस में लिखा, सारणीबद्ध रूप में। अब हम इसको समुच्चय निर्माण में लिख रहे हैं, तो यहाँ इस तरह से लिखते हैं, एक्स ये लिखा, इस प्रकार लिखेंगे, एक्स इस प्रकार, एक्स कैसा है, इस प्रकार है। एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है। एक्स इस प्रकार, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अपने को पांचों अवयव नहीं लिखेंगे, एक शर्त लिख दी जिसका पालन समुच्चय के सभी अवयव करेंगे। जैसे ये बी लिखा है, बी एक्स इस प्रकार, ये क्या है, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याएं, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं, या 1 और 9 तक, 1 से 9 तक के बीच की विषम संख्याएं। तो इसको ऐसा लिखेंगे, एक्स इस प्रकार, एक्स विषम प्राकृत संख्या है, एक्स विषम प्राकृत संख्या है, एक्स विषम प्राकृत संख्या है, एवं x छोटा या बराबर है 9 से। x एक विषम प्राकृत संख्या है और 9 से छोटी है, इसमें 9 भी शामिल है, छोटा या बराबर लिखा है तो 9 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, 9 से 5 3। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x छोटा है 10 से, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 10 तो विषम संख्या होगी नहीं, है ना, 10 सम संख्या, तो उससे छोटे में फिर आ जाएगा, वो भी सही था, ये भी सही, दोनों लिख सकते। तीसरा क्या लिखा, ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक। इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर n लिखा, या इसको n ना लिख के जैसे हम यहाँ पर c लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखा c। x इस प्रकार है, x अवयव है n, सिर्फ ऐसा लिख देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था n क्या था, प्राकृत संख्या थी, n प्राकृत संख्या है, तो x
इस प्रकार x अवयव है n का, मतलब x क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, सारणीबद्ध रूप ये कहलाएगा, समुच्चय निर्माण विधि ये कहलाएगी। सारणीबद्ध रूप में बता दिया तो क्या किया जाता है, अवयव लिखे जाते हैं और इसमें क्या किया जाता है, एक शर्त लिख दी जाती है। देखें बोर्ड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन लिखे हुए समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है, इन्हें हमें लिखना है सारणी रूप में। और यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं सारणी रूप में, इन्हें हमें बदल के किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखें कैसे लिखें, जैसे ये a दिया है, a x एक पूर्णांक है और x ऋण 3 और 7 के बीच की संख्या है ना। सबसे पहले तो आपको ये मालूम कि पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे पूर्णांक के लिए तो पूर्णांक में अपन पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 धनात्मक होंगे, फिर ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ये पूर्णांक संख्या है। हमें क्या बताना है इसमें, पहले में कौन सी पूर्णांक संख्या लिखनी है हमें, जो ऋण 3 और 7 के बीच है। तो ऋण 3 कहाँ पर देखें, ये है, 7 यहाँ पर है, तो इनके बीच की ये संख्याएं आ जाएंगी। तो ये कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे, ठीक है, ये लिख देंगे। तो ये समुच्चय निर्माण को किसमें लिखा, सारणी रूप में। सारणी रूप में क्या होता है, समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं, दो अवयवों के बीच अल्पविराम लगाते हैं, कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाता। समुच्चय निर्माण में क्या करते हैं, एक शर्त लिख देते हैं, जैसे ये शर्त लिखी है, पूर्णांक है जिसका पालन समुच्चय के सभी अवयव करते हैं। यही क्वेश्चन यदि यहाँ पर ये निशान जैसे ऐसा आ जाता, ऋण 3 छोटा बराबर x छोटा बराबर 7, यदि इस तरह से आ जाता, ये छोटा है, इसमें छोटा बराबर है, तो फिर यहाँ पर क्या होता, इसका अर्थ ये होगा कि इसमें ऋण 3 और ऋण 7 भी शामिल हो जाएगा। तो यही प्रश्न फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें ऋण 3 ऋण 2 ये सारी संख्याएं होंगी और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कब, जब ये ऋण 3 छोटा बराबर x छोटा बराबर 7 यहाँ पर होता तब। अभी जैसा है उसके अनुसार ये सही लिखा है अपने आंसर। अगला देखते हैं, सेकेंड, x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है। तो प्राकृत संख्या आपको मालूम होनी चाहिए, प्राकृत संख्या क्या बताई थी हमने, प्राकृत संख्या होती 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। तो सेकंड का आंसर होगा इसमें बी आ जाए, बी बराबर समुच्चय बी का मान जो लिखेंगे 1 2 3 4 5, 6 से कम, इसमें 6 नहीं आएगी, ठीक है, 6 से कम तो 5 तक आएंगे। अगला थर्ड देखें अपन, x दो अंकों की ऐसी संख्या जिसमें अंकों का योग 8 है। दो अंकों की ऐसी संख्या जिसमें अंकों का योग 8 है। अंकों का योग 8, अब पहले तो दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या हमें मालूम कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे जाते जाए कहाँ तक आएगी, 99 तक। तो अपने को ऐसी संख्या लेनी दो अंकों की जिसमें अंकों का योग 8 है। तो यहाँ पर क्या 8 किस में आएगा, 1 और 7 में, जिस 17 में 8 आ जाएगा। तो सी बराबर ये पहली संख्या कौन सी होगी, 17 होगी। फिर अगली क्या आ जाएगी, यहाँ पर 26 आ जाएगी, क्योंकि 7 और 1 8, 2 और 6 8, फिर कितना आएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, मतलब 35 आ जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ 4 में कितना आएगा, 4 4 8 आ जाएगा, फिर 5 3 8 आ जाएगा। फिर यहाँ एक एक अंक बढ़ाते जा रहे थे, इधर एक अंक कम होते जाए क्योंकि टोटल अपने को 6 लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 6 2, फिर 7 1 और 8 0, इतनी संख्याएं होंगी। ये दो अंकों की संख्याएं जिनमें अंकों का योग कितना दिया है, 8 दिया है। तो ये इसके लिए होगा ना, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। अब यहाँ पर चौथा आते हैं, चौथे पे आ जाएं। ये लिखा हुआ d एक पूर्णांक है, पूर्णांक है और कितना दिया है, ऋण 1/2 छोटा है x छोटा है 9/2। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ऋण 0.5 और 4.5, मतलब यहाँ अपने को पूर्णांक संख्या लिखनी है। कौन सी लिखनी है, जो ऋण 5 और 4.5 के बीच में है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि संख्या रेखा आप बना लें ऐसे, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना आएगा, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। तो ये पूर्णांक संख्याएं लिखी, मतलब धनात्मक पूर्णांक ये होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में यहाँ पर 0 होगा।
यहाँ पर क्या लिखेंगे 4.5 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, और ऋण 0.5, तो ये ऋण 1 है तो ऋण 0.5 यहाँ आएगा। तो हमें क्या बताना है, ऋण 0.5 और 4.5 के बीच की कौन सी संख्याएं लिखनी, पूर्णांक। तो इनके बीच की ये पूर्णांक संख्या 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी और 4 आ जाएगी। तो इन दोनों के बीच की जो संख्याएं होंगी ना, इन दोनों के बीच की पूर्णांक संख्याएं जो होंगी उन्हें हम लिख देंगे। तो इसमें आ जाएगा d बराबर, इसका आंसर होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से होगा पूर्णांक संख्या इसलिए। ठीक है, अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें x इस प्रकार, x ट्रिग्नोमेट्री शब्द का एक अक्षर है। अपने को मालूम यहाँ पर सारे ABCDE लिखते हैं, सारे अवयव लिखेंगे, अपने को डबल किसी को नहीं लिखना है ना, एक एक बार लेंगे। T लिखा तो T, इसमें जितने भी T हैं अपन इसमें क्या करते काट देते, अपन भूल ना जाए इसलिए से T हो गया, लिख दिया। फिर क्या लिखते हैं, R लिखते हैं सेकंड, R कौन कौन से देखें यहाँ पर, ये R 2 बार आ रहे थे, इनको काट दिया। फिर I लिख लेते हैं, I लिखा, फिर I में एक ही I है, G लिखते हैं, I भी आ गया, G भी आ गया, O 2 है तो O लिख लेते हैं, यहाँ O आ जाएगा। फिर क्या आएगा, N और M, NME। तो कोई भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है, अपने को एक बार लिखना है। तो N भी आ गया, M भी आ गया, E भी आ गया, हाँ, और एक और कितना है, Y है। तो इस तरह से अपने सारे अवयवों को लिख लिया। N लिखा, N को काट देते हैं, फिर क्या लिखा, M लिखा, फिर E लिखा और फिर कितना लिखा, Y लिखा। इससे काटने, ऐसा करने से ये हो गया कि कोई अवयव छूटेगा नहीं कोई भी अवयव, यदि छूट जाता तो हमें पता चल जाएगा। अगला नेक्स्ट छठवां देखें, x एक पूर्णांक है और x वर्ग का मान, मतलब पूर्णांक का वर्ग छोटा या बराबर होगा 4 से। तो सबसे पहले तो अपन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं ये हो मालूम होना चाहिए। मैंने पहले अभी स्टार्टिंग में ही इसमें पहले पूर्णांक समझाई थी क्या होती थी। तो ये धनात्मक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक आएगी, ऋणात्मक संख्या ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 4 अनंत तक आएंगे, ये पूर्णांक संख्याएं। अब ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनके वर्गों का योग या तो छोटा हो 4 से या फिर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 4 के। जैसे 0 है तो 0 का वर्ग 0 आएगा, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 आएगा, इस 2 का वर्ग कितना होगा, 4 आएगा, और 3 का वर्ग कितना होगा, 9 आ जाएगा। तो इधर नहीं है अपने को क्या चाहिए, 1 से। अच्छा, यहाँ पर देखा ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 1 आएगा, और ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये इतनी संख्या, ऋण 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर x का वर्ग छोटा या बराबर है 4 से। तो ये जो वर्ग हैं या तो छोटे हैं या बराबर है 4 के, ये वर्ग। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा, मतलब x का मान लिखना, तो x का मान अपना ये आंसर आ जाएंगे। तो कौन कौन से आंसर आ जाएंगे इसमें, ABCD, F आ गया, तो F में आएगा ऋण 2 आ गया, ऋण 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। वैसे ये एक असमीका है ना, अपने को आगे एक चैप्टर है उसमें इसको हल करके भी निकाल सकते हैं, तो वो बाद में बताएंगे। अभी अपन ने यहाँ पर चूंकि वो चैप्टर पढ़ा नहीं है इसलिए अभी अपन ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो समझ गए होंगे, x वर्ग छोटा बराबर 4 से। तो वर्ग करके देख लेते, इतनी संख्याएं जो हैं इनके वर्ग क्या होंगे, छोटे या बराबर होंगे 4 से हो जाएंगे, यहाँ लिखा। तो ये हमें क्या दिए थे, कुछ क्वेश्चन अभी दिए थे, किस रूप में थे, समुच्चय निर्माण रूप में। इन्हें अपने किस में लिख लिया, सारणी रूप में। अपने क्या एक्सरसाइज बुक में दी होगी है ना, उस एक्सरसाइज में क्या दिया, कुछ क्वेश्चन समुच्चय निर्माण में दिए, उनको किस में लिखना, सारणी में। कुछ सारणी में दिए, उनको समुच्चय निर्माण में लिखना। ये आप समझ जाएंगे, बुक के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना। अब देखें यहाँ, अब यहाँ शुरू हो गया कि सारणी रूप वाले, ये अपने को सारणी रूप में दिए हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन दिए हैं, ये इतने क्वेश्चन है यहाँ पर सारणी रूप में दिए हैं। अभी इनको किस में लिखना, अपने को समुच्चय निर्माण में लिखना है। इन क्वेश्चनों को समुच्चय निर्माण में लिखना है। देखें यहाँ पर ये क्या लिखा, 3 6 9 12। ठीक है, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुणित 1, 3 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 3 गुणित 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। किसको, 3 6 9 12 को। इसको 3 गुणित 1, 3 गुणित 2, 3 गुणित 3, 3। तो ये क्या है, एक्चुअल 3 के गुणज हैं
ये 3 के गुणज कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपन ऐसा मतलब इसको लिख सकते हैं जी x इस प्रकार x बराबर हम क्या लिख लेते हैं 3n लिख दें इसको, जैसे 3n लिखा। अब 3n लिखा तो n का मान क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं x अवयव है n का। x अवयव n का मतलब एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं ना। ये स्टार्टिंग में ही हमने बताया ये प्राकृत संख्या है। तो इसमें कौन कौन सी प्राकृत संख्या आ सकती हैं, तो 1 आ जाएगी, 3 एकम 3, 2 आ जाएगी, 3 दूनी 6, 3 आ जाएगी, 3 तेरह का 9, 4 आ जाएगी, 3 चौके 12। तो यहाँ केवल अपने को 12 तक दिया, 3 6 9 12। तो यहाँ केवल 4 तक आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब x छोटा या बराबर कितना लिखेंगे 4, मतलब n छोटा या बराबर 4। यहाँ पर लिखेंगे n अवयव है n का। ये n एक प्राकृत संख्या है जो छोटी है या बराबर है किससे, 4 से। तो इस तरह से लिखा है इसको। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 3 के गुणज हैं जो 12 से छोटे हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं x 3 के गुणज जो 12 से छोटे हैं, 12 या उससे छोटे हैं। अगला लिखते हैं 2 4, जैसे ये दिया हुआ है अपने के 2 4 8 16 32। तो इसे हम ध्यान से देखें, कितना दिया अपने को 2, 2 की घात 1, 4 मीन्स क्या होगा, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, 8 2 की घात 3 8, 16 2 की घात 4, और ये कितना आएगा 2 की घात 5। तो ये हमें खुद से सोचना है। मतलब यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी गई हैं 2 4 8 16 32 ऐप में, तो ये 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4 2 की घात 5 दी गई हैं। तो यहाँ पर जो f आ जाएगा, f बराबर x इस प्रकार, x बराबर देखो ये 2 की घात लगी है, सभी में 2 की घात लगी। तो हम क्या करते हैं 2 की घात n लिख देते हैं यहाँ पर। अब 2 की घात n लिखा, लेकिन n का मान यहाँ क्या हो गया, तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि n क्या है, अवयव है n का। मतलब n अवयव है n का, अर्थात n एक प्राकृत संख्या है। कौन सी प्राकृत संख्या है कि n का मान क्या होगा 5, n छोटा या बराबर है 5 से, या तो 5 होगा या 5 से क्या होगी, छोटी होगी। तो 5 या 5 से छोटी मीन्स क्या होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, 0 रहने, हालांकि ये भी छोटी है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, तो 1 से लेके 5 तक आ जाएगा। तो इसका इस तरह से आंसर होगा। इसमें देखें 2 4 6 8। अब इसके तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ लिखा था 3n, तो इसको 2n भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसको क्या लिखेंगे 2 गुणित 1 2 गुणित 2 2 गुणित 3 2 गुणित 4, ऐसे तो 2n लिख देंगे। जैसे इसमें 3n लिखा, यहाँ 2n लिखा, और n छोटा बराबर 4 लिख देंगे। दूसरा तरीका, अपने को कौन सी संख्या दिख रही है, सम संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर h ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, x इस प्रकार। एक जो अभी बताया वो तरीका होगा, एक दूसरा तरीका कौन सा होगा, x इस प्रकार, x सम प्राकृत संख्या, x सम प्राकृत संख्या, x एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या में सारी आ जाएंगी यहाँ पर, ये है ना, 2 4 6 8 10 डैश डैश। अब इसमें ध्यान दें, इस वाले में i बराबर 1 4 9 16 25। तो ऐसे देखने से अपने को लग रहा है 1 का वर्ग 1 होगा, 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग, ये किसका वर्ग है 3 का वर्ग, 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग, 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग, ऐसा लिखा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3, ये कौन सी प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ हम इसको h के बाद इसमें कितना लिखा, i लिखा है, ठीक है। i बराबर क्या लिखेंगे, x इस प्रकार, x बराबर n, ये 1 2 3 4 सब में वर्ग लगा, n स्क्वायर लग दें, x बराबर n स्क्वायर। अब n का मान क्या रख दें, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे n अवयव है n का, मतलब n क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी, n प्राकृत संख्या होगी। तो यहाँ पर n प्राकृत, तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, दूसरी प्राकृत संख्या 2 होगी, दूसरी 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, फिर तीसरी प्राकृत संख्या 3 होगी, 3 का वर्ग 9। मीन्स इसका जो ये जो मान है यही मान ये है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए। अब आपसे क्या होगा, अपने बुक से
आप क्वेश्चन करिए, सॉल्व है ना, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ये हमने सारणी रूप बताया है, इसका ही समुच्चय निर्माण रूप है। तो क्वेश्चन क्या होंगे, सारणी में दिए तो समुच्चय निर्माण में लिखना है, समुच्चय निर्माण में दिए हैं तो सारणी में लिखना होता है। नेक्स्ट अब बताते हैं क्वेश्चन। हाँ चले देखें, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर अपने के क्वेश्चन दिया, ए दिया है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरिए। ये निशान दिया है और ये निशान दिया है ना। तो ये निशान आपको मालूम किसका है, अवयव है ना। यदि समुच्चय में संख्या है तो वो अवयव है। ये कौन सा है, अवयव नहीं है। यदि नहीं है नहीं समुच्चय में तो अवयव नहीं है लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए अवयव है, अवयव नहीं है। जैसे ये समुच्चय 1 2 3 4 5 6, तो इस समुच्चय के अवयव कौन कौन से, एक अवयव है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो 1 2 3 4 5 6 समुच्चय एक के अवयव हैं। इसको छोड़ के जो भी संख्याएं होंगी वो समुच्चय एक की अवयव नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखें अपन, क्या 5 है इसमें, हाँ इसमें 5 है, तो यहाँ निशान लगाएंगे, क्या 5 अवयव है ए का, इस तरह से लगा देंगे। फिर दिया 8 है क्या इसमें, नहीं है, तो 8 अवयव नहीं है ए का। फिर क्या 0 है इसमें, नहीं है, तो 0 अवयव नहीं है, अवयव नहीं है का निशान लगा देंगे। 4 इसमें है, तो 4 अवयव है इसका। इसी प्रकार से 2 इसमें है 2 अवयव है ए का, समुच्चय ए का। और ये क्या होगा, 10 नहीं है तो 10 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। इसको कैसे पढ़ते, 5 अवयव है समुच्चय ए का, 8 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। बाकी इसी तरह से होगा।